भारतीय न्याय संहिता 2023 जो 1 जुलाई 2024 से इंडियन पीनल कोड की जगह नाफिज हो चुकी है, उसमें कुछ ऐसे जराइम को भी शामिल किया गया है जो गुज़िश्ता आईपीसी में नहीं थे, जैसे किसी को झांसा देकर या झूठा वादा करके उसका जिनसी इस्तेहसाल करना अब बीएनएस की दफा 69 के तहत एक काबिले सजा जुर्म है। और अगर कई लोग मिलकर किसी मुजरिमाना अमल को अंजाम देते हैं तो उसे भी भारतीय न्याय संहिता में जुर्म माना गया है। दफा 111 और 112 के तहत ऑर्गेनाइज क्राइम और छोटे मुनज़्ज़म जुर्म के बारे में वाज़ेह बंदोबस्त किया गया है। इन दफात का मकसद मुख्तलिफ गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए सख्त सजा का इंतजाम करके ऑर्गेनाइज क्राइम, सिंडिकेट और छोटे मुजरिमाना गिरोह की सरगर्मियों पर रोक लगाना है। ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट से मुराद 2 या 2 से ज्यादा लोगों का एक गिरोह होता है जो इनफरादी तौर पर या ग्रुप की शक्ल में जारी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस होता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 और 112 ऑर्गेनाइज क्राइम और छोटे मुनज़्ज़म जराइम से निपटने के लिए एक वाज़ेह कानूनी ढांचा फराहम करती है। इन जराइम को साफ तौर से बयान करके और सख्त सजा के इंतजाम के साथ कानून का मकसद मुजरिमाना सरगर्मियों को रोकना और मुतासरीन के लिए इंसाफ को यकीनी बनाना है। दफा 111 के तहत मुनज़्ज़म तौर पर गैर कानूनी सरगर्मियों में अगवा, डकैती, गाड़ियों की चोरी, जबरन वसूली, जमीनों पर कब्जा, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, माशी जुर्म, साइबर क्राइम, लोगों की स्मगलिंग, ड्रग्स, असला या गैर कानूनी सामान की स्मगलिंग और जिस्म फरोशी या तावान के लिए इंसानी स्मगलिंग शामिल है। ये सरगर्मियां तशद्दुद, डराने धमकाने, जबरदस्ती या दीगर गैर कानूनी तरीकों का इस्तेमाल करते हुए माली फायदा हासिल करने के लिए की जाती हैं। आज की पेशकश में बीएनएस की दफा 111, 112 और 113 पर माहिरीन के जरिए रोशनी डाली जाएगी। आदाब। अपना मुल्क अपना आईन, शक्ति संविधान की इस्तकबाल है आपका इस खास प्रोग्राम में। और आज हम बात करेंगे इंडियन पिनल कोड की जगह लेने वाले भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 111 की, जिसमें एक ऐसे जुर्म को शामिल किया गया है जिसे कई लोग मिलकर अंजाम देते हैं और हमारे मुल्क में बड़ी तादाद में लोग इससे परेशान थे। कानून की जुबान में उस जुर्म को ऑर्गेनाइज क्राइम कहा गया है। ये किस तरह के होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, इस पर क्या सज़ा मिल सकती है और कौन ऐसे लोग हैं जो इस ग्रुप का हिस्सा ना होते हुए भी ऑर्गेनाइज क्राइम की कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं और सज़ा के हकदार बन सकते हैं। ऐसे अहम मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 2 खास मेहमान। हमारे साथ हैं एडवोकेट सोनिका त्यागी साहिबा और हमारे दूसरे खास मेहमान हैं एडवोकेट आकिब अली साहब। आप दोनों के अलावा हमारे साथ लॉ के स्टूडेंट भी हैं जिनके सवालों को आज की इस पेशकश में हम शामिल करेंगे। सबसे पहले आकिब जी से जानना चाहूँगा कि जब हम ऑर्गेनाइज क्राइम की बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता में ऑर्गेनाइज क्राइम को शामिल कर देना, जुर्म की कैटेगरी में लेकर के आना, कितना अहम मानते हैं इसको? मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा अहम था। इस टाइप के अपराधों को नए प्रोविजंस के अंदर ऐड करना, नए कानून के अंदर ऐड करना, और इसे ऐड करने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ये क्या कोई नए तरीके का कानून है जो पहली बार एक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करा गया, या फिर इसके रूट्स कहीं और से भी मिलते हैं हमें? क्या ये हमारे सोसाइटी में पहले से ही था या हमने इसको कहीं से बोरो करा गया है? और क्या कोई हमारी कंट्री के अलावा भी कुछ सिविलाइज सोसाइटीज़ हैं, कुछ डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर इस टाइप के कानूनों को जगह दी गई है? इससे पहले कि हम अपने भारतीय न्याय संहिता पे पहुँचे, हमें पहले थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेनी चाहिए जी जरूर, कि इस टाइप के कानून और कहाँ कौन कौन सी कंट्रीज़ के अंदर इंट्रोड्यूस करे गए हैं। इसका कुछ रूट कॉज तो हम लोगों को अमेरिका से मिलता है। अमेरिका के अंदर एक कानून इंट्रोड्यूस करा गया था, रिको। इन शॉर्ट फॉर्म इट इज नोन एज रिको, विच इज अ पार्ट ऑफ फेडरल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल एक्ट ऑफ 1970। रिको के अंदर भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को, दो द लैंग्वेज इज नॉट यूज्ड एग्जैक्टली द सेम, बट वहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कहीं ना कहीं जगह दी गई थी। ये समय 1970s की बात है। इसके बाद अमेरिका के अंदर ही इन कंटिन्यूशन एक नया कानून आया, कंटिन्यूस क्रिमिनल एंटरप्राइजेस स्टैच्यू, इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर CCE भी बोलते हैं। ये जो कानून था स्पेसिफिकली एड्रेस करा गया था ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए,
लेकिन यहाँ पे भी ऑर्गेनाइज क्राइम की डेफिनेशन को समझा गया। तो अगर हम यूएस के अंदर देखें तो ये कंसेप्ट ऑर्गेनाइज क्राइम का ऑलरेडी मौजूद था, यानी 70s के अंदर ही वहां पर ये कॉन्सेप्ट सामने आ गया। एग्जैक्टली। कनाडा में भी ये इस टाइप का कानून मौजूद था। कनाडा के अंदर अगर हम देखेंगे तो द एक्ट 1989 प्रोसीजर ऑफ क्रिमिनल लॉ यूज्ड इन द टर्म एंटरप्राइज क्राइम, वहां पे जो वर्ड यूज करा गया वहां पे एंटरप्राइज क्राइम यूज करा गया। लाइकवाइज अगर हम देखेंगे जर्मनी के अंदर फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इट वाज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। इसके अलावा इटली के अंदर भी माफिया टाइप क्राइम्स, वहां पे भी इस चीज को इंट्रोड्यूस करा गया। तो अगर हम देखेंगे तो किसी भी सिविलाइज सोसाइटी के अंदर जहां भी ऑर्गेनाइज क्राइम की एक्टिविटीज हुई भी हैं, ऑलरेडी वहां पे मौजूद थी या फिर वहां पे जहां पे प्रॉब्लम थी, कोई भी सिविलाइज सोसाइटी के जो स्टेट है उन्होंने इस टाइप के कानून को इंट्रोड्यूस करा। अब जहां तक अगर हम अपने हिंदुस्तान की बात करते हैं तो अगर हम डिफरेंट स्टेट्स में देखते हैं तो इस टाइप के कानून ऑलरेडी मौजूद थे। जैसे मोकोका इज द बेस्ट एग्जाम्पल। मोकोका वॉज इंट्रोड्यूस समवेयर इन 1990s, 1992 और लेट 1990s। उसके अंदर भी एग्जैक्टली द सेम डेफिनेशन इज यूज्ड एक्सेप्ट वन फाइनेंशियल टर्म। जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर एक स्पेशल एक्ट आया, गुजरात के अंदर एक स्पेशल एक्ट आया, हरियाणा में आया, दिल्ली में भी आया। एक रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, वो हम आगे डिस्कस भी करेंगे इस मौजू पर। तो हर स्टेट के अंदर एक स्टेट लॉस तो थे, लेकिन अगर हम दूसरी स्टेट्स को देखें, जैसे बिहार को देखें या फिर उत्तर प्रदेश को देखें या फिर हम तमिलनाडु को देखें या फिर कुछ और स्टेट्स को देखें, तो ऑर्गेनाइज क्राइम की प्रॉब्लम हर जगह वहाँ पर एग्जिस्टिंग थी। इसी इशू को एड्रेस करने के लिए, और जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अहम भी था, ताकि पुलिस अथॉरिटीज़ उसको प्रॉपरली उसको सॉल्यूशन लेकर आएँ, उसके अंदर देखें कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज क्राइम को टैकल किया जा सकता है। इस वजह से इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस करना निहायती ज़रूरी था। और अगर आप मेरी पर्सनल राय जानना चाहें तो मैं तो ये बोलूँगा कि हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए इसको इंट्रोड्यूस करने में। लेकिन देखा जाए तो अब भी माना कि लेट हो गए, लेकिन इतना लेट नहीं हुए कि जिसका नुकसान हमें ज़्यादा उठाना पड़ता। देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल। अब मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ूँगा, जहाँ सोनिका जी से मैं चाहूँगा कि अगर हम ऑर्गेनाइज क्राइम की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइज क्राइम किसे माना जाएगा और ये कितनी तरह के होते हैं? जी नोमान, ऑर्गेनाइज क्राइम उन्हें माना जाएगा, जनरली अगर हम देखें तो बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ इसके अंदर आ जाती हैं जो हमारे पास पहले भी थी, जैसे किडनैपिंग, रॉबरी, डिकॉयटी एंड व्हीकल थेफ्ट। ऑलरेडी इनके प्रोविजंस हमारे पास थे, लेकिन अगर इनको किसी ग्रुप में किया जाए या किसी सिंडिकेट के द्वारा किया जाए, जो ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट होते हैं उनके बिहाफ पे किया जाए और वायलेंस यूज़ करके किया जाए और किसी बेनिफिट के लिए किया जाए, तो ये ऑर्गेनाइज क्राइम की डेफिनेशन में आता है। जनरली जैसे पहले खाली किडनैपिंग हो गई, वो एक इंडिविजुअल भी कर सकता है, उसके लिए पनिशमेंट्स थे। लेकिन अगर वो कोई ग्रुप कर रहा है जिसमें उनका मोटिव ही किडनैपिंग है और उनका मोटिव पैसा लेना है उनसे, तो ये अब हमने ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर कर दिया है। इनमें डिफरेंस क्या आया है कि इसमें पनिशमेंट्स को हमने बढ़ा दिया है। तो कितना कर दिया? मैं वो भी चाहूंगा कि अगर आप पनिशमेंट की बात कर रही हैं तो उस पर भी रोशनी डालें। मैं बता और ये भी मैं जानना चाहूंगा, क्या 2 या 2 से ज़्यादा लोग या 3 से ज़्यादा लोग? सिंडिकेट क्या है ये मैं बता देती हूँ। सिंडिकेट जब 2 और ग्रुप में लोग, 2 से ज़्यादा लोग किसी ऑफेंस को कॉन्टिन्यूसली करते हैं, कॉन्टिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी करते हैं, तब ये सिंडिकेट कहलाया जाता है। कॉन्टिन्यूसली मीन्स जब हम किसी ऑफेंस को एक बार कर चुके हैं, सिंडिकेट के अगेंस्ट चार्जशीट फाइल हो गई है इन द लास्ट प्रीसीडिंग 10 ईयर्स, और फिर से एक और चार्जशीट आ गई है, कोर्ट ने उस पर कॉग्निजेंस ले लिया है पहली वाली पर, तब ये ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर आएगा। लेकिन इंडिविजुअली अगर किसी ने फॉर द फर्स्ट टाइम किया है तो ये अपनी जनरल डेफिनेशन में आएगा, जैसे किडनैपिंग, रॉबरी और जो भी जनरल हमारे पास ऑलरेडी आईपीसी में थी। यहाँ आकिब जी से ये भी जानना चाहूँगा कि एक इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, कुछ पेटी ऑर्गेनाइज में रखे गए हैं और कुछ ऑर्गेनाइज क्राइम में रखे गए हैं। आखिर इनकी दर्जाबंदी क्यों की गई है और इसका क्या मकसद है? बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इन दोनों चीज़ों को सेपरेट करना। तो पहले हम पेटी ऑफेंस के अंदर आते हैं, जो कि डिफाइन करा गया है सेक्शन 112 के अंदर। हमें ये समझना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को होना ज़रूरी है, जो विच कॉन्स्टिट्यूट ऑर्गेनाइज क्राइम। जी, अगर हम सेक्शन पे ध्यान दें तो वहाँ पर 3 लफ्ज़ बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ जो बोले भी गए हैं और इसको एक्सप्लेन भी करा गया है। एक है एनी कंटिन्यूस अनलॉफुल एक्टिविटी, जिसको स्पेशली एक्सप्लेन करा गया।
दूसरा है कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी, ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट एक वर्ड, दूसरा कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी, एंड तीसरा इज एन इकोनॉमिक ऑफेंस। अगर हम इन तीन डेफिनेशंस को देखें जो एक्सप्लेन करा गया है कानून के अंदर, तो हम ये देखेंगे कि कोई भी एनी अनलॉफुल कंटिन्यूइंग एक्टिविटी जिसके अंदर, इसको ज़रा थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यही डिफरेंशिएट पैदा करता है सेक्शन 111 के अंदर एंड 112 के अंदर। वो ये है कि कोई भी एनी कंटिन्यूस अनलॉफुल एक्टिविटी जो कि कॉग्निजेबल हो और जिसका ऑफेंस 3 साल या उससे अधिक हो। There are certain examples which has been given in an application, in a section itself, like kidnapping, robbery, vehicle theft, extortion, land grabbing, but these are only just example. हमें मोटा मोटा ये दिमाग में समझना पड़ेगा कि कोई भी एनी कंटिन्यूस अनलॉफुल एक्टिविटी जो कि कॉग्निजेबल भी हो और जिसके अंदर 3 साल या उससे अधिक का अपराध हो, अपराध या सजा का इंतजाम, सजा हो, उसे अनलॉफुल कंटिन्यू एनी, उसे ऑर्गेनाइज क्राइम की डेफिनेशन में लाया जाएगा। अब ये जो है या तो 2 या 2 से अधिक, और जैसे कि मेरे काबिल दोस्त ने भी बोला कि अगर कोई पास्ट कोई हिस्ट्री है उसके अंदर इस तरीके का अपराध घटित हुआ है, तो सेकेंड टाइम के अंदर अगर इस टाइप का कोई ऑफेंस होता है तो उसके अंदर ये सेक्शन 111 एप्लीकेबल होगा। और मैं यहाँ पर इसी सवाल को लेकर के सोनिका जी के पास जाना चाहता हूँ कि हमने उसको पेटी ऑर्गेनाइज की जो एक कैटेगरी बनाई है, इसका क्या रीज़न रखा गया है या उसमें सज़ा को भी हमने कम किया है? जी रहमान भाई, पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम में हमने जो बहुत स्मॉल ऑफेंसेस हैं, लाइक थेफ्ट इन अ व्हीकल हो गया, ड्वेलिंग हाउस में छोटी मोटी थेफ्ट हो गई, पिक पॉकेटिंग हो गया, ट्रिक थेफ्ट हो गई, और आपके जैसे एटीएम कार्ड्स को हम कोड बना लेते हैं और उसमें थेफ्ट होती है, जो छोटे मोटे क्राइम्स हैं उनको हमने इंक्लूड किया है पेटी क्राइम्स में। और इसमें हमने सजा का प्रावधान जो आया है बीएनएस एक्ट के अंदर वो 1 साल से लेके 7 साल तक का है। तो ये ऑफेंसेस पहले कहीं डिफाइन नहीं थे, लाइक पिक पॉकेटिंग, ये हमारे आईपीसी में कहीं डिफाइन नहीं था। अभी हमने इनको स्नैचिंग को इंक्लूड किया है, चीटिंग हो गई, स्मॉल थेफ्ट्स जितने भी हैं उनको सेक्शन 112 के अंदर पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम्स की हेडिंग के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। इसके अलावा जिस तरीके से आकिब जी ने बात की इकोनॉमिक ऑफेंस की, मैं उस पर भी चाहूँगा कि रोशनी डालें कि किस तरह से इकोनॉमिक ऑफेंसेस इसके अंदर हम मानते हैं कि इसमें भी एक ऑर्गेनाइज या एक सिंडिकेट होता है इसके अंदर और उसको कानून में शामिल किया गया है। बिल्कुल, उसकी हम लोग एड जो है वो सेक्शन से ही ले सकते हैं जो कि एक्सप्लेनेशन का एक पार्ट है, और अगर आप मेरे को इजाज़त दे तो मैं उसको पढ़ना भी चाहूँगा। ये सेक्शन बोलता है इकोनॉमिक ऑफेंस, एक्सप्लेनेशन के अंदर आता है 111 के अंदर, ये बोलता है इंक्लूड्स क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इसका, क्योंकि यहाँ पे वर्ड इंक्लूड्स है, दैट मीन्स इट इज ओनली अ सजेशन, दे मे बी समथिंग एल्स आल्सो। इंक्लूड्स क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फॉर्जरी, काउंटरफिटिंग ऑफ करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स, हवाला ट्रांजेक्शंस, which was really very important to be introduced. Now this is introduced in the section itself. Hawala transactions, mass marketing frauds, or running any scheme of defraud several persons, or doing any act in any manner with a view to defraud any bank or financial institutions. जो रात दिन हम लोग देखते हैं कि हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ जो अगर किसी डिफ्रॉड करा है, जो कि किसी भी इकोनॉमी की ग्रीड होती है जी, किसी भी इकोनॉमी की ग्रीड होती है, तो उसको होना ज़रूरी था। तो लेजिस्लेचर ने इसको भी इंट्रोड्यूस करा, और एनी अदर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑब्टेनिंग मॉनेटरी बेनिफिट इन एनी फॉर्म, किसी भी तरीके का मॉनेटरी बेनिफिट है उसको भी इसके अंदर इंक्लूड करा गया। और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो फाइनेंशियल ऑफेंस की जो डेफिनेशन है, दिस इज इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट टाइम इन द एक्ट इटसेल्फ। इफ यू सी द मकोका, दिस डेफिनेशन इज नॉट देयर, यानी वहां पर भी हमारे पास ये चीज नहीं थी जिसको अब इसमें शामिल कर दिया गया। नोमान, इसके अंदर मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और बताना चाहूंगा कि ये जो है मकोका से क्यों अलग है। एक तो डेफिनेशन वाइज, एक तो डेफिनेशन के अंदर इकोनॉमिक ऑफेंस की जो वर्ड है वो वहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं करा गया था। दूसरा, लेजिस्लेचर ने मकोका के अंदर जो पावर थी पुलिस अथॉरिटीज की वो तो थी, लेकिन उसके लिए हायर अथॉरिटीज की बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 23 परमिशन लेनी पड़ती थी किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को जी। और हम लोग जानते हैं कि हमारी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जब भी इन्वेस्टिगेट करते हैं, जब हायर अथॉरिटीज के पास जाते हैं, तो सिंस दे आर होल्डिंग अ हायर पोस्ट, दे मे हैव अ लॉट ऑफ वर्क, उनके पास और भी स्टेट के बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो ये जो परमिशन है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की, जो सेक्शन 23 के अंदर मकोका के अंदर डिफाइन करी गई है, उसको भी वेव ऑफ करा गया है।
दैट मीन्स कि अगर कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अगर केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, इस सेक्शंस को इन्वोक करना चाहता है, नाउ ही कैन नॉट वेट फॉर द परमिशन फ्रॉम द हायर अथॉरिटीज. दिस इज समथिंग which actually make a difference between the earlier laws and the new law. यानी प्रोसेस को आसान किया गया, प्रोसेस को आसान करा गया है, जो कि बहुत होना जरूरी भी था. ये देखा गया है कि भाई किसी भी केस के अंदर अगर FIR रजिस्टर्ड हुई और मालूम होते हुए भी कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का एक पार्ट है, फिर भी एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को वेट करना पड़ता था, उसको एप्लीकेशंस मूव करनी पड़ती थी, अप्रूवल लेनी पड़ती थी. जाहिर सी बात है इसमें कुछ तो वक्त जाते हैं. कम से कम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की, ये सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के, ये हमारा वक्त बचेगा. यानी स्पीडी ट्रायल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं. स्पीडी ट्रायल की तरफ बढ़ रहे हैं, बिल्कुल. बेशक हम इस एक्ट को इंट्रोड्यूस, इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस करने की वजह से हम एक स्पीडी ट्रायल की तरफ बेशक बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं. सोनिका जी से जानना चाहूँगा कि जब हम इनकी बात करते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम की, तो वाकई एक ग्रुप होता है, कुछ उसके मेंबर्स होते हैं जो किसी भी गैर कानूनी वारदात को अंजाम देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका उस ग्रुप से कोई लेना देना नहीं होता. वो किस तरह से, चाहे उनकी मदद करने में, उनको पनाह देने में, और किस किस तरह से वो इसमें एक हिस्सा बन सकते हैं, और कहीं ना कहीं अगर अनजाने में ही सही वो फिर सज़ा के हकदार बन सकते हैं. जी. जो लोग इसमें ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर ही सेक्शन 111 के अंदर ही सब क्लॉसेस दिए हुए हैं, जिसमें हमारा 3rd क्लॉज ये कहता है कि अगर आपने इसका अबेटमेंट भी किया है या अटेम्प्ट भी किया है, कंसील किया है कोई एविडेंस, किसी भी तरीके से फैसिलिटेट किया है, आपने हेल्प करी है उनकी किसी भी तरीके से वायलेंस को क्रिएट करने में, वेपन को यूज़ करने में, किसी भी तरीके की कोई हेल्प करी है, तो आप भी पनिशेबल हो. आपको मिनिमम 5 साल की सज़ा से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकता है, और 5 लाख मिनिमम तक का फाइन हो सकता है. ये सब क्लॉज 3 कहता है. इसमें टोटल 7 सब क्लॉजेज हैं जो सारे छोटे छोटे प्रोविजंस को डिफाइन करते हैं, जिसमें हमारा एक फैसिलिटेशन हो गया. सेकेंडली एक हार्बरिंग का भी है कि अगर आप किसी भी एक्यूज को हार्बर करते हैं, आप उसको छुपाते हैं, अपने घर में छुपाते हैं, भगाते हैं, पनाह देते हैं, राइट, तो आप वहाँ आप भी पनिश होंगे. वही सेम प्रोविजंस हैं कि 5 साल मिनिमम, 5 साल और 5 लाख तक का फाइन. तीसरी चीज़, इसमें एक प्रॉपर्टी का भी प्रावधान है. अगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से कोई प्रॉपर्टी अर्जित की गई है और वो आपके पास से मिलती है तो भी आपको सज़ा मिलेगी, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो उस मेंबर के बिहाफ पे आपने रखी हुई है, किसी सिंडिकेट के मेंबर के बिहाफ पे या एज ए मेंबर आपने रखी हुई है, एंड यू आर नॉट एबल टू सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन दैट फ्रॉम वेयर दिस प्रॉपर्टी हैज़ कम टू यू, तो भी आपको सज़ा होगी. तो ये कुछ प्रोविजंस ऐसे 1111 के अंदर इंक्लूड करें कि आपने अगर क्राइम नहीं भी किया है, आप मेंबर हैं, आप प्रॉपर्टी रखते हैं, आप हार्बर कर रहे हैं, तो भी आपको सजा का प्रावधान है. मतलब कहीं से एक ग्रुप कुछ पैसा लेकर के आता है, चाहे वो उसको इगवा की, चाहे वो रकम है, या उसने किसी से धोखाधड़ी के साथ वो छीनी है, या ऐसे ही कुछ सोना है, कुछ भी है, और वो किसी के पास अगर रखवाते हैं और वो रकम या वो सोना किसी ऐसे शख्स के पास से पाया जाता है जो उस ग्रुप का मेंबर नहीं है, तो क्या वाकई वो भी सज़ा का हकदार हो जाएगा? जी बिल्कुल, वो भी सज़ा का हकदार होगा, क्योंकि उसने उस प्रॉपर्टी को अपने पास सेफ रखा हुआ है जो ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट के द्वारा अर्जित की गई है, वो भी सज़ा का हकदार है. अच्छा, हार्बरिंग में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने दिया है, एक्सेप्शन, कि स्पाउस हार्बरिंग के अंदर पनिशेबल नहीं होगा. कि अगर हस्बैंड है, एक्यूज हस्बैंड है, तो वाइफ उसको हार्बर करती है तो वो पनिश नहीं होगी. वाइफ है तो हस्बैंड पनिश नहीं होगा. स्पाउस एक एक्सेप्शन है, अदरवाइज कोई भी हार्बर करेगा वो पनिश होगा. आकिब जी, मैं इस पर ज़रूर आपसे बातचीत करना चाहूँगा, क्योंकि ये एक दूसरे से सीधा ताल्लुक़ रखते हैं, एक ही घर में रहते हैं और जाहिर सी बात है कि एक दूसरे की शायद वो मदद भी करते होंगे. तो क्या वो इस कानून से फिर यहाँ वो बचने का प्रावधान तो नहीं बन जाएगा उनके कहीं? नहीं, ये बिल्कुल बचने का प्रावधान नहीं बनेगा, और मेरे ख्याल से ये एक लाजिम एक्सेप्शन है जो कि लेजिस्लेचर के अंदर होनी भी चाहिए थी. वाइफ और हस्बैंड की कम्युनिकेशन जो होती है वो एक प्रिविलेज कम्युनिकेशन होती है, जैसे एडवोकेट एंड क्लाइंट की जो कम्युनिकेशन होती है वो भी एक प्रिविलेज कम्युनिकेशन होती है. तो मेरे ख्याल से तो लेजिस्लेचर इन इट्स विजडम हैज स्पेसिफिकली गिवन दिस एक्सेप्शन. दिस मे बी अ जस्टिफिकेशन. यानी कहीं भी देखा जाए तो किसी एक की वजह से दूसरे को मुल्जिम नहीं ठहराया जा सकता. कानून ने इसका पूरा ख्याल रखा है. और यहाँ वक्त है एक वक्फे का. ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और हमारे जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके सवाल होंगे और हमारे एक्सपर्ट्स के जवाब.
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे स्टूडेंट्स सवाल पूछेंगे और हमारे एक्सपर्ट्स के जवाब होंगे। जी, किसका सवाल है, क्या पूछना चाहते हैं? ग्रीटिंग्स टू द पैनल। मेरा नाम अनुष्का सिंह है, मैं एमिटी की छात्रा हूँ। मेरा क्वेश्चन आपसे सर ये है कि ऑर्गेनाइज क्राइम की जब हम बात करते हैं तो करप्शन एग्जैक्टली फॉल कहाँ करता है इसमें? करप्शन, अनुष्का अगर मैं कहूँ, करप्शन इसमें फॉल एग्जैक्टली नहीं करेगा, क्यों? करप्शन ज़रूरी नहीं किसी सिंडिकेट के द्वारा किया जाए, करप्शन ज़रूरी नहीं किसी मॉनेटरी बेनिफिट के लिए किया जाए, क्योंकि ऑर्गेनाइज क्राइम जो रखा हुआ है वो सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए ही रखा हुआ है। जैसे हम टेररिज्म को देखें, उसमें सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है, तो इसलिए उसको सेपरेट कर दिया गया। तो सिमिलरली करप्शन भी ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर कंप्लीटली इंक्लूड नहीं होगा, बट अगर ये सिंडिकेट के द्वारा होता है, इसमें जो एसेंशियल्स हैं लाइक मॉनेटरी बेनिफिट बाय द ग्रुप एंड बाय एनी सिंडिकेट, तो ये फॉल करेगा, बट एवरी करप्शन इसके अंदर फॉल नहीं करेगा। अनुष्का, यानी उसको फिर हम एंटी करप्शन लॉ से ही देखेंगे। राइट, राइट। जी, आखिर जी कुछ और कहना चाहते हैं? जी, इसके अंदर मेरा जो मानना है वो ये है कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसके अंदर 3-4 चीज़ों को होना बहुत ज़रूरी है। मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिफिकेशन। पहला तो ये कि वो कॉग्निजेबल होना चाहिए, 3 साल या उससे अधिक की सज़ा होनी चाहिए, और एक पास्ट हिस्ट्री होनी चाहिए, और वो जो व्यक्ति है जिसने वो क्राइम करा है वो व्यक्ति की पास्ट हिस्ट्री के अलावा ये उसका सेकंड ऑफेंस होना चाहिए, और पास्ट के अंदर जो पहले हुआ उसने ऑफेंस करा है उसके अंदर चार्जशीट फाइल कर दी गई हो, और प्लस कोर्ट ने उसके अंदर कॉग्निजेंस ले लिया गया हो। तो ये तमाम पैमाने हैं। ये तमाम पैमाने हैं। अगर इन पैमानों के अंदर करप्शन की भी एक्टिविटी इंक्लूड होती है तो जाहिर सी बात है वो भी सेक्शन 111 के अंदर, वो भी इसी के अंदर आएगा। बहुत खूब, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हेलो सर, मेरा नाम अनमोल है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अंडर सेक्शन 111 में इंडिविजुअल क्राइम और ऑर्गेनाइज क्राइम जो है उसमें जो पेनल्टीज़ दी जाती है क्रिमिनल्स को, वो उसमें कैसे डिफरेंस हम करते हैं? मतलब जो इंडिविजुअल को दी जाती है सज़ा वही सेम ऑर्गेनाइज को भी दी जाती है और ग्रुप को? क्या सज़ा एक ही है जो कोई क्राइम करने पर किसी इंडिविजुअल को दी जा रही है, और अगर वही जुर्म वो मिल करके करते हैं तो क्या वो सज़ा एक ही रही? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, और मैं ये एक्सपेक्ट कर भी रहा था कि इस तरीके का सवाल होना भी चाहिए, मालूम होना चाहिए कि किस तरीके की क्या क्या एक्टिविटी होती है। तो अगर हम इसको देखें तो ये जाहिर सी बात है, पहला तो मामला जो होता है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का होता है कि कौन का किस किस तरीके से रोल असाइन करा गया है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द चार्जशीट। जो चार्जशीट के अंदर किस किस अक्यूज का कैसे कैसे रोल डिफाइन करा गया है, उसी के हिसाब से 7 पैमाने रखे गए हैं सेक्शन के अंदर ही अलग अलग तरीके से। जैसे कि अगर आपने एक्टिविटी के दौरान किसी का मर्डर हो जाता है तो उस सिचुएशन के अंदर मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजमेंट है, प्लस डेथ है, प्लस 10 लाख रुपए का जुर्माना है। अगर हार्बरिंग कर रहे हैं तो उसकी अलग बात है, और अगर आप सिर्फ खाली मेंबर ही हैं उसके, तो उसकी भी पनिशमेंट है जो सेक्शन के अंदर डिफाइन करी गई है। तो हमें वो देखना पड़ेगा कि जो भी व्यक्ति की जो इन्वॉल्वमेंट है पूरी चार्जशीट के अंदर, वो चार्जशीट के अंदर इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से कौन से सेक्शन उसके अंदर एप्लीकेबल होते हैं। उसके लिए मैं सजेस्ट ही करूंगा कि दोबारा से सेक्शंस को पढ़ा जाएगा और उसके हिसाब से मजिस्ट्रेट उसके अंदर अपने माइंड को अप्लाई करेगा। यानी ये देखा जाएगा कि क्या ये एक इंडिविजुअली किया गया इक़दाम है या ये ग्रुप के जरिए किया गया? करेक्ट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हेलो सर, मेरा नाम अरिंदम दे है और मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो सेक्शन 111 है, इसमें जो ऑर्गेनाइज क्राइम की बात किया गया है, तो ये मुझे लगता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग और जो पेपर लीक है ये भी एक तरह का ऑर्गेनाइज क्राइम है। तो ये तो इसके लिए तो अलग से प्रोविजन है और अलग से एक्ट है। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग और पेपर लीक ये इसमें आएगा और नहीं आएगा? देखिए, स्टूडेंट्स ने एक अपना सवाल ज़रूर रखा और ये कंसर्न रहता है बच्चों का कि अगर पेपर लीक है तो क्या वो भी इसमें आएगा नहीं आएगा। दूसरा इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की बात की। मैं दोनों से इस पर रिएक्शन चाहूँगा, पहले आकिब जी से। जी, जहाँ तक इसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग की बात है तो हमें एक चीज़ समझनी होगी कि स्पेशल एक्ट है ऑलरेडी, उसके अंदर फेमा से गवर्न होता है, और दूसरा उसके अंदर है आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसके अंदर स्पेशल जो पावर दी गई हैं वो हमारे को दी गई हैं आपकी अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री, ईडी को, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को। तो पहली बात तो हमें ये समझनी पड़ेगी।
और जाहिर सी बात है, अगर ईडी के साथ, अगर ईडी दौरान इन्वेस्टिगेशन ये देखती है कि इसके अंदर सेक्शन 111 भी एप्लीकेबल है, तो जाहिर सी बात है कोई भी सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इस सेक्शन को इन्वोक कर सकती है। जी, सोनिका जी कुछ कहना चाहेंगी इसी सवाल बिल्कुल पर? बिल्कुल, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक्ट है वो ऑलरेडी बहुत क्लियर है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, बट सेम वही जैसा अभी आकिब सर ने कहा कि अगर जो इंग्रेडिएंट्स 111 के हैं वो उसमें आते हैं तो सेम वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड सेम आपका दूसरा क्वेश्चन था मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा एग्जामिनेशन लीक, पेपर्स लीक, राइट, तो ये उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है सेक्शन 112 के अंदर, पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंदर ये स्पेसिफिकली मेंशन है कि अगर पेपर लीक भी होता है तो इट विल कम अंडर पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जिसके लिए सजा 1 से 7 साल तक की है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मेरा सवाल ये है कि जैसे सेक्शन 11 के तहत को काफ़ी सारा मिसयूज़ हो सकता है या किसी पे ब्लेम आ सकता है, तो लॉ उसको कैसे बचा सकता है? उनको ये है कि कहीं उसका मिसयूज़ या ख़तरा, कुछ लोगों के फंसने का भी ख़तरा उसमें उनको नज़र आ रहा है, तो किस तरह से मिसयूज़ को रोका जाए? देखिए, हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। जहाँ तक बात मिसयूज़ की है, जब भी कोई लेजिस्लेचर इनेक्ट की जाती है तो हमेशा जो इंटेंशन होती है वो किसी भी सभ्य समाज के अंदर, एक सिविलाइज सोसाइटी के अंदर जो स्टेट होती है वो हमेशा जो भी लेजिस्लेचर इनेक्ट करती है विद अ पॉजिटिव एंड बोनाफाइड इंटेंशन। हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। जब भी हमारे लेजिस्लेचर जब भी कोई किसी चीज़ को लेजिस्लेट करते हैं एक अच्छे आशय के साथ करते हैं। जाहिर सी बात है, खाली सेक्शन 111 की बात ना करें, कुछ और भी सेक्शन की बात करें तो जाहिर सी बात है पास्ट के अंदर भी कुछ देखा गया है कि कभी कभी कुछ प्रोविजंस का मिसयूज़ कर दिया जाता है या हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने सेक्शन अपने आप में ही ख़राब है या फिर वो रिफॉर्म अपने आप में ही ख़राब है। उसके लिए हमारे समाज ने, हमारे लेजिस्लेचर ने और डिफरेंट एक्ट्स भी लेकर आए जिसके अंदर एम्पावर करते हैं एक सिविलाइज सोसाइटी के अंदर एक सिटीजन को कि यदि अगर उसके एक्ट का कोई उसके राइट का वॉयलेशन हो रहा है तो ही कैन रेज द वॉइस बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। दिस इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग, जो दूसरी बात आती है मिसयूज़ की, जो भी प्रक्रिया होती है किसी भी पुलिस की चार्जशीट फाइल करने की, झूठा फंसाने की, जैसे आपने बोला, तो उसके अंदर एक मजिस्ट्रेट भी है, एक जज भी है जो कि उसको नोटिस कर रहा है, जो देख रहा है क्या ये व्यक्ति जिसको लेकर आया गया है क्या इसको झूठा फंसाया गया है या फिर ये निर्दोष है। और जाहिर सी बात है हमारी जुडिशरी इतनी सक्षम है कि इस तरीके के मामलों को आइडेंटिफाई करे और बहुत से मामलों में बरी भी किया जाता है। और हर इंसान को ये अधिकार है कि वो अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल वो पूरे उसके इख्तियारात हैं, पूरे अधिकार दिए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ग्रीटिंग्स टू द पैनल। मेरा नाम विधांशी जैन है और मैं एमिटी लॉ कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। तो पंजाब पुलिस ने ऑर्गेनाइज क्राइम पे अपना पहला केस रजिस्टर किया है जिसमें हमें पता चला है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। तो मेरा सवाल ये है कि ऐसे कुछ कौन से क्राइम्स हैं इस सेक्शन में जिसमें पनिशमेंट जो है इतनी हार्श हो सकती है? उम्र कैद की सज़ा कौन कौन से ऐसे मुनज़्ज़म जुर्म हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम है जिनमें दी जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। पहला तो अगर किसी व्यक्ति की, अगर आपने ऑर्गेनाइज क्राइम करने के दौरान किसी की मर्डर कर दिया है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे मिनिमम इम्प्रिजमेंट लाइफ है, मैक्सिमम जो है वो आपकी डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। दूसरा, ऐसा भी कोई अपराध जिसकी खुद के अपने आप के अंदर पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजमेंट है, किसी भी व्यक्ति ने कोई भी ऐसा अपराध करा है जिसकी अपने आप में पनिशमेंट इंडिपेंडेंटली भी लाइफ इम्प्रिजमेंट है, उस सिचुएशन के अंदर भी अगर वो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो उसके अंदर भी उसको जो पनिशमेंट दी जाएगी वो लाइफ इम्प्रिजमेंट दी जाएगी। उसके अलावा लाइफ इम्प्रिजमेंट तक दी जा सकती है अपार्ट फ्रॉम पेनल्टी और वी कैन से अ कंपनसेशन। इसके अलावा अगर हम सेक्शन 3 पे ध्यान दें तो इसके अंदर भी जो मिनिमम पनिशमेंट है सेक्शन 3 के अंदर, अबेटमेंट, अटेम्प्ट, जैसे मेरे काबिल दोस्त ने बोला, कॉन्स्पिरेसी, नोइंगली फैसिलिटेटिंग द कमिशनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इसके अंदर भी कम से कम सज़ा जो है वो 3-5 साल की है और मैक्सिमम जो है वो इम्प्रिजमेंट की है। तो ये डिपेंड करेगा कि किस किस तरीके से कौन कौन सी
एक्ट के अंदर कोई भी व्यक्ति इन्वॉल्व है उसके हिसाब से उसके अंदर पनिशमेंट का प्रावधान रखा गया है। इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक ये है कि मिनिमम पनिशमेंट तो डिफाइन करा गया है, मैक्सिमम पनिशमेंट के लिए छोड़ दिया गया है मान्य अदालतों पर कि वो इसको मैक्सिमम पनिशमेंट कैसे दे सकती है, प्लस कंपनसेशन के लिए भी। यहाँ एक सवाल और पूछना चाहूँगा आकिब जी से कि क्या हम अगर इंडियन पिनल कोड के मुकाबले देखें, क्या भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 111 में जिन दफ़ात को शामिल किया गया है, जिन जुर्म को शामिल किया गया है, उसमें सज़ाएँ सख्त की गई हैं पहले के मुकाबले? बिल्कुल नोमान जी, हमें एक चीज़ को समझना पड़ेगा कि पहले इस तरीके का कोई भी प्रावधान इंडियन पैनल कोड में था ही नहीं। नॉर्मली जब भी आप लोग जाएंगे और कभी लॉ प्रैक्टिस के अंदर जाएंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग भी देखेंगे, हम लोग तो ये देखते ही हैं, ज़्यादातर बीइंग अ डिफेंस काउंसिल, कि जब भी किसी भी अक्यूज को कन्विक्ट किया जाता है तो एक डेट मजिस्ट्रेट या जो जुडिशियल ऑफिसर होते हैं वो फिक्स करते हैं फॉर द पनिशमेंट फॉर इम्प्रीजमेंट, कि इसको कितनी मैक्सिमम या मिनिमम सज़ा दी जाए। उसके अंदर दोनों पक्षों को पूछा जाता है, प्रोसिक्यूशन को भी पूछा जाता है, डिफेंस काउंसिल को भी पूछा जाता है। और पूछ काउंसिल होता है वो कहता है कि इसकी पास हिस्ट्री है, इसकी ऑलरेडी हिस्ट्री शीटर है, इसके खिलाफ बहुत सारे मामले विचाराधीन हैं, और जज उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पनिशमेंट अवॉर्ड करा करता था। लेकिन कोई भी एक इंडिपेंडेंट प्रोविज़न नहीं था कि जो भी व्यक्ति अगर इस तरीके की गतिविधियों में शामिल हो उसको एक सेपरेट पनिशमेंट कैसे दी जाए, ताकि हम अपने समाज को जो है वो निर्भय बना सके, समाज को हम लोग एक ऐसे मकाम पर लेकर आए जा सके जहाँ पे सोसाइटी एक फेयरलेस सोसाइटी होती है। लेजिस्लेचर ने भी किसी भी सिविलाइज सोसाइटी की जो कि जिम्मेदारी भी है, एक ऐसा समाज बने जहाँ पे फेयर हो, रूल ऑफ लॉ हो। तो इसलिए मेरा कहना है कि ये कदम है रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करने का। बिल्कुल, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गुड इवनिंग टू द पैनल। मेरा सवाल आपसे ये है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की डेफिनेशन को अट्रैक्ट करने के लिए चार्जशीट एक बड़ा ही अहम इंग्रेडिएंट है। मेरा आपसे सवाल ये था कि उस चार्जशीट के ऊपर जो इवेंचुअल ट्रायल होगा और जो एक्विटल होगा, क्या वो कोर्ट मद्देनज़र रखेगा इस ऑफेंस को अट्रैक्ट करने के लिए? जी बिल्कुल, पूरी तरीके से एक लीगल सवाल है। आकिब जी ने कहा था दोनों पक्षों को सुनना चाहिए, इसलिए मैं दोनों से ही चाहूँगा कि इसके ऊपर अपने अपने ओपिनियन दें। देखिए, मैं इस सवाल को एक्सपेक्ट भी कर रहा था और मेरे को काफ़ी खुशी है कि आपने इस तरीके का सवाल को पूछा। हमें एक चीज़ को ध्यान रखना होगा, एक क्रिमिनल है जिसकी पास हिस्ट्री है और उसके खिलाफ चार्जशीट भी फाइल हो गई है, कॉग्निजेंस भी ले लिया गया है। उसके बाद दूसरी चार्जशीट फाइल होती है तो सेक्शन 111 उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ पहली पर नहीं होगा, दूसरी पर होगा। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ आपका जो सवाल था वो ये था कि यदि अगर दूसरे सिचुएशन के अंदर चार्जशीट फाइल हो गई है और उसी मामले के दौरान पहले केस के अंदर अगर अक्यूज का एक्विटल हो गया है, तब भी क्या ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा 111? जी। अगर हम बाय डेफिनेशन जाएं तो जाहिर सी बात है ये एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर कट डिफाइन कर दिया गया है कंटिन्यूस अनलॉफुल एक्टिविटी के अंदर, कि कंटिन्यूस अनलॉफुल एक्टिविटी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इंक्लूड होंगी। लेकिन वो कंटिन्यू तो तभी होगी ना जब पहली चार्जशीट के अंदर वो कहीं मुलजिम पाया गया, उसको सजा हो गई है। अगर एक्विटल भी हो गया, अगर एक्विटल भी हो जाता है और दूसरी चार्जशीट फाइल हो जाती है, भले ही वो एक्विटल उसका हो गया है, अगर हम डेफिनेशन पर जाएं, लेजिस्लेचर के इंटेंट पे जाएं, तब भी ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। एंड टाइम विल डिसाइड हाउ द जुडिशरी विल इंटरप्रिटेट दिस प्रोविजन व्हेन द सिचुएशन वुड अराइज। अब आपने बड़ी स्मार्टली अदालतों की तरफ उसका रुख कर दिया और यहाँ सोनिका जी भी कुछ कहना चाहती हैं। मेरा मानना इसमें ये है कि ये प्रावधान दिया है कि एक चार्जशीट होनी चाहिए और कोर्ट को उस पर कॉग्निजेंस लेना चाहिए। लेकिन हमारे सीआरपीसी में जो अब बीएनएसएस हो गया है, ऑलरेडी एक प्रावधान है कि किसी भी स्टेज पे हम चार्ज को ऑल्टर कर सकते हैं। किसी भी स्टेज पे अगर वो चार्ज आपको लगता है ये नहीं बन रहा, ये कोर्ट को डिस्क्रिशन है कि वो उसको ऐड, डिलीट, ऑल्टर कुछ भी कर सकती है, ये कोर्ट का राइट है। वो उस स्टेज पे भी हमने एक बार एक चार्जशीट फाइल हो गई, कॉग्निजेंस आ गया, बट लेटर ऑन उसमें एक्विटल हो गया, तो वहाँ पर कोर्ट उन सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग उस चार्ज को ऑल्टर करके जो उस वहाँ पर लगना चाहिए वो चार्ज लगा के उसके अकॉर्डिंग ट्रायल कर सकती है। यानी कोर्ट को, अदालतों को इख्तियार है, वो आज़ाद हैं इस मामले में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
अगेन ग्रीटिंग्स टू द पैनल। मेरा क्वेश्चन ये था सर, जब हम ऑर्गेनाइज क्राइम की बात कर रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे भी उस क्राइम का शिकार बन जाते हैं, कई बार औरतें भी होती हैं जो कि इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं एंड दे वुड बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट क्राइम। सो हाउ वुड कोर्ट टेक द कॉग्निजेंस अगेंस्ट देम, women एंड चिल्ड्रन? देखिए, चाइल्ड और विमेन के लिए, दोनों के लिए ही अलग से एक्ट्स बने हुए हैं। हमारा पॉक्सो एक्ट चाइल्ड को रिप्रेजेंट करता है एंड वुमेन्स के लिए डीवी एक्ट हो गया एंड अदर्स वुमेन के लिए स्पेशली बने हुए हैं कुछ एक्ट्स। तो उन सेक्शंस के साथ साथ अगर वो किसी सिंडिकेट ने किया है, ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट ने किया है और इस सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स वहाँ एप्लीकेबल होते हैं, तो वो दोनों सेक्शंस अट्रैक्ट होंगे और उनके अकॉर्डिंग पनिशमेंट होगा। ये ऑलरेडी सीआरपीसी में प्रावधान थे जो बीएनएसएस में है आज। वहाँ पर अगर कुछ अलग अलग सेक्शंस की सजाएं हैं और उसमें किसी की कम किसी की ज़्यादा है, तो जो मैक्सिमम है वो एप्लीकेबल होगी उसके अकॉर्डिंग। कहना चाहते हैं मैं इसके अंदर मैं आपका बस थोड़ी सी चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। जहाँ तक मैन और वुमेन की बात है, लेजिस्लेचर ने सेक्शन 111 के अंदर कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं रखी है, बस आप मेंबर होने चाहिए। ही मे बी अ मैन और ही मे बी अ वुमेन। लेकिन अगर बच्चों की बात की जाए, अब उसी पर मैं आ रहा हूँ। ये तो जहाँ तक बात हुई वुमेन की, आपने जो पूछा मेरे ख्याल से शायद उसका ये एक आंसर था। जहाँ तक बात बच्चों की है, तो बच्चों के लिए एक स्पेशल एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर, उसके अंदर कवर किया जाता है। जो भी बच्चा जो माइनर है वो एग्जेम्प्टेड होता है, उसको इतनी हार्ड पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। तो अकॉर्डिंग टू मी द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट विल प्रिवेल। हेलो सर, हेलो मैम, मेरा नाम सताक्षी है और मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर साइबर क्राइम जैसे इश्यूज़ को एड्रेस किया गया है और उनके लिए क्या पेनल्टीज़ हैं? बहुत अहम सवाल है क्योंकि एक बड़ा दायरा बहुत तेज़ी से बढ़ा है साइबर क्राइम का। क्या उसको भी शामिल किया गया है? नहीं, सोनिका जी से पहले चाहूँगा उनका ओपिनियन। साइबर क्राइम को स्पेसिफिकली मेंशन किया है 111 के अंदर, उसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं इंक्लूडिंग करके, तो उसके अंदर साइबर क्राइम स्पेसिफिकली मेंशन्ड है और ऑलरेडी उसके अंदर उन्होंने दिया है। तो उसके प्रोविजंस भी वहाँ पर सेम है, जो सज़ा हमारे बाकी ऑर्गेनाइज क्राइम्स के लिए मेंशन की गई है, सेम उन साइबर क्राइम्स के लिए भी है। अगर वो सिंडिकेट के द्वारा होता है और फॉर बेनिफिट होता है तो वो भी उसी के अंदर इंक्लूड होंगे। उनके अबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी, अटेम्प्ट, वो सब इंक्लूड होंगे। हार्बरिंग भी सेम रहेगी। तो वो सारे हमारे 111 में आता है। इसके अंदर बस मैं एक छोटी सी चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। जहाँ तक साइबर क्राइम की बात हम लोग करते हैं, तो साइबर क्राइम के लिए एक अलग से एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भी है, एक अलग से एक्ट है जिसके अंदर साइबर क्राइम की डेफिनेशन को डिफाइन करा गया है। जी देखिए, हम फिर मैं दोबारा लॉ स्टूडेंट्स को समझाना चाहता हूँ, कोई भी ऐसा अपराध जो कि वो आईपीसी में भी आए या फिर कोई स्पेशल प्रोविजंस के अंदर भी आए, जिसकी सज़ा 3 साल या उससे अधिक हो और कॉग्निजेबल हो, हमें फंडामेंटल को ध्यान रखना होगा कि कोई भी ऐसा अपराध जिसकी सज़ा 3 साल या उससे अधिक हो और उसके अंदर कॉग्निजेंस लिया गया हो, चार्जशीट फाइल कर दी गई हो, ये सारे के सारे अपराध सेक्शन 111 के अंदर इंक्लूड होंगे। वो सारे अपराध 111 में इंक्लूड होंगे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ आज की इस पेशकश के ज़रिए हमारे नाजरीन ने ज़रूर मालूमात हासिल की होगी और ये जाना होगा कि भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 111 को हमें समझना और जानना कितना अहम और ज़रूरी है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने दोनों ख़ास मेहमानों का और तमाम स्टूडेंट्स का आज की इस पेशकश में शिरकत करने के लिए। और यहाँ हम अपने नाजरीन को कानून से मुताल्लिक़ मालूमात के साथ छोड़े जाते हैं। अगली पेशकश में फिर हाजिर होंगे किसी अलग मौजू के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।